बशर अल असद की सरकार पलट चुकी है, सीरिया बर्बाद हो चुका है, गोलान हाइट से आगे बढ़ चुका है इजराइल, और इजराइल का 3 गुना ज़्यादा कब्ज़ा लेबनान पर हो चुका है। जितना उसने पहले कब्ज़ा किया था उससे भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है आगे इजराइल। और सीरिया के अंदर इजराइल की फ़ौज भी घुसकर कब्ज़ा कर चुकी है, झंडा लहरा चुकी है। और ऐसे में बहुत सारे जाहिल मुसलमानों को लग रहा है कि ये मुजाहिदीन हैं। खैर, बहुत अच्छे से मैंने जो इससे पहले वाले अपडेट में जो मुजाहिद कर रहे हैं उनकी उतारी है। लेकिन अब बात आती है सेंसिटिव जगहों की, इस्लाम की निशानियों की, दीन की निशानियों की, करबला की निशानियों की। मुझे एक मुसलमान ऐसा दिखा दीजिए जो ये कहे कि मुझे इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह अकबर। कोई आज का मुसलमान ये नहीं कह सकता कि करबला के शहीदों के साथ हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है, या हम अहले बैत से नफ़रत करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। अब आपको पता है, इमाम हुसैन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली और इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन ज़ैनब जो यजीद के दरबार तक गई थी, हाथ पैर में बेड़ियां, रसन, और वो मसायब मैं बयान नहीं कर सकता, ना मेरे अंदर इतना हौसला है। जी हाँ, जिनके एक खुतबे ने उस मौला अली की बेटी ज़ैनब के एक खुतबे ने यजीद के दरबार को पलट दिया था। हज़रात मोहतरम, उनका रोज़ा मुबारक, बीबी सैयदा ज़ैनब का रोज़ा मुबारक दमिश्क में है। सोने का बना हुआ ये रोज़ा है और लुटेरे अब उसके आसपास पहुंच चुके हैं। आसपास आग भी लगा दी गई है। चंद तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बीबी ज़ैनब के आसपास के इलाके, बिल्कुल दीवार से सटे हुए जो आसपास के घर मकान हैं, उसमें भी ये नाम निहाद तथाकथित मुजाहिदीन लूटपाट कर रहे हैं। घरों में आग लगा रहे हैं। जो लोग सोफ़ा तक नहीं छोड़ रहे हैं, फर्नीचर तक लूट के ले जा रहे हैं, वो बीबी ज़ैनब के सोने के रोज़े को कैसे छोड़ेंगे? ये अपने में एक बड़ा सवाल है। जिन्हें लग रहा है ये मुजाहिद हैं, मैं उनके गरीबान को पकड़कर पूछना चाहता हूं कि बताओ ये कैसे मुजाहिद हैं? हजरात, अब सीने पर हाथ रखिए। बात यहाँ शिया सुन्नी की नहीं है, बात ये है कि आपको अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह न करे बीबी ज़ैनब के रोज़े पर अगर ये आतंकी हमला कर दें, हालांकि हमें ऐसा नहीं लगता कि होगा, लेकिन लूटपाट की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। देखिए, بين الدخان هو بس مطفي يبين عليكم بين. هاي مشان مبين عنده هذا البناء جنب البناء هاي جنب الجنوب، جنوب شو اسمه، باب الغربي، باب الشرقي غربي. ايه الباب الغربي، عند المقابر، عند المقابر. من برا برا هو طبعا خارج برا في اشجار. نعم، مقابل شارع حسن حسين. تمام. هذا مدخل النساء،
هسه ها معزلين، ما بقى غير احنا والسيدة زينب، كب شب بس عند الحرم، هاكو معزلين الحرم كله. هذا المدخل تبع النساء عند الأمانات، دخلوا شوي كسروا هون هاي وراحوا. अब सीरिया के लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इन रेबल्स का सपोर्ट करें और खुशियां मनाएं, या फिर सीरिया छोड़कर भाग जाएं। अब ये बात अलग है और ये कड़वा सच है कि बशर अल असद ने अपनी सरकार के दौरान, अपने इन सरकार चलाने के साल में, पूरे कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, जिसमें सबसे बड़ी गलती उस शख्स की ये थी कि उसने अपने विपक्ष और विरोधियों पर ज़बरदस्त केमिकल अटैक किए, जिसमें बच्चे भी मारे गए, बुजुर्ग भी मारे गए, और जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सीधा उठाकर वो जेल में डाल देते थे। इसी वजह से बशर अल असद की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी। ये बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से सीरिया पर कब्जा कर लिया गया और इस कब्जा करने में फ़ायदा ज़्यादातर इस्लाम के दुश्मनों को हुआ, जैसे अमेरिका, इजराइल और तुर्की से बड़ा कुर्दोगलू कोई है ही नहीं, धोखेबाज कोई है ही नहीं। तीनों अपने अपने मकसद से आए हैं। जैसा मैंने आपसे 4 दिन पहले कहा कि इजराइल का मकसद है सीरिया पर कब्जा करना, द ग्रेटर इजराइल का वो एक स्टेप है, हो गया। जो मैंने कहा हुआ ना। अब तुर्की का अपना मकसद है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार गिर गई तो हम वहाँ पर अपना झंडा लहराएंगे और हम ही पावर में वहाँ होंगे। तो तुर्की का भी क्लियर हो गया अपना मकसद। अब बचा अमेरिका का क्या है भाई? वहाँ अमेरिका के लिए है वहाँ तेल, गैस, ईंधन, और अमेरिका इसीलिए हाथ पैर मार रहा है। ये एक सिंपल सी चीज़ आज के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। अब बशर अल असद तो तानाशाह था, है ना, तानाशाह। ऐसे तो सद्दाम हुसैन को, गद्दाफी को, न जाने किस किस को तानाशाह बोला गया, और सबने अपने अपने कार्यकाल में बड़े खतरनाक क्राइम किए। लेकिन उनका एक दूसरा साइड भी हुआ करता था, भौकाल, उसे भौकाल कहते हैं। गद्दाफी यूएन के अंदर किसी के आगे झुकता नहीं था। गद्दाफी ऐसे पर्चे और मेमोरेंडम फाड़ के ना ऊपर, ये पीछे जो यूएन के चीफ बैठते थे ना, उनके मुंह पर मारता था। सद्दाम हुसैन, उस बंदे का नेगेटिव भी है और बहुत पॉजिटिव भी है। अमेरिका ने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो अमेरिका के लिए खतरा, वो झुक ही नहीं रहा था। अमेरिका इजराइल का सीधा ये है कि भैया जो हमारे आगे नहीं झुकेगा हम उसे मार डालेंगे। बहुत सीधा फंडा है दोस्तों। हाल ऐसा है तुर्की का, समझ लीजिए। तुर्की का इंटरेस्ट ये है कि अगर बशर अल असद की सरकार गिर गई और ये जो रेजिम आई है, ये सरकार वहां बनी, तो एक तरह से तुर्की ही पावर में सीरिया में रहेगा। इसी वजह से तो रशिया की हालत इतनी खराब हुई है कि रशिया ने अब मदद मांगी है तुर्की से कि भाई हम फंस चुके हैं सीरिया के अंदर, और जब सीरिया के फौजियों को लड़ना नहीं है और बशर अल असद ने सरेंडर कर दिया है, तो मेहरबानी करके हमें उन रेबल्स से कहकर बचाओ और हमें सीरिया से निकलने दो। यानी अब सीरिया का करता धरता तुर्की हो गया। सबके अपने फायदे हैं। ये कोई इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये कोई अच्छाई और बुराई की नहीं है। यहाँ है सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पावर में, और दुश्मन के साथ साथ कई दुश्मन मिल चुके हैं और तीनों का अपना अपना मकसद है। अब जैसे ही रशिया ने तुर्की से मदद मांगी तो रेबल्स ने ऐलान भी कर दिया कि हम रूस के बेस पर हमला नहीं करेंगे। इस क्रोनोलॉजी को समझो ना यार। अब तुर्की ने ये जो काम कर दिया कि हमने तुमको बचाया है, अब इसके बदले रशिया से तुर्की क्या लेगा? हम डिफेंस सिस्टम, हथियार, ये इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सीरिया के लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। जो लोग चले गए सीरिया से वो तो चले गए, अब जो बचे हुए हैं वो राजी हैं कि ठीक है
बशर अल असद से तो बेहतर ही सरकार होगी, इनको भी देख लिया जाएगा। अब वो खुश हैं। सीरिया की सड़कों पर सीरिया की आवाम पूरी तरह से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। देखिए مسجد خالد بن وليد اللهم لك الحمد اننا دخلنا فاتحين الله اكبر الله اكبر القوى المشتركة الله أكبر الله أكبر अब दोस्तों देखिए, सीधी सीधी बात है, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा दूर मत जाइए। अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई तो तालिबान के विरोधियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो सड़कों पर तालिबान का समर्थन करना पड़ा और तालिबान के साथ मिलकर खुशियां मनानी पड़ी। ठीक, अब इसी तरह से ये खुशियां मनाते हुए लोगों को आपने देखा, अब तुर्की के अंदर भी लोगों ने खुशियां मनाई। देखिए ठीक इसी तरह से अफगानिस्तान में भी अफगानी लोगों ने सीरिया की सरकार पलटने पर खुशियां मनाई हैं। دمشق عذاب شو بنوري هربوك بوكي تكون إسلامي أما قندي وغتون إن شاء الله تعالى دمو شزرنيانو كلا سنة بندازة ديجي نعرة تكبير.
रेबल्स के साथ मिलकर जनता ने बशर अल असद के बाप की तस्वीरों को, स्टैचू को गिरा दिया और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई तमाम यादों को मिटा दिया। इसी तरह से जेल के अंदर इन रेबल्स ने घुसपैठ करी और जेलों को तोड़कर तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। الله اكبر طولوا بالكم ما عم تفتح معنا الابواب من هاد طولوا بالكم في حدا من التل في حدا من التل في حدا من التل في حدا من التل انت اضرب 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 افتح فتحه قويه في صوت يا شباب بس يا شباب वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान आया है कि सीरिया के अंदर जो संगठन, जो रेबल्स हैं, उनके कई सारे ग्रुप का जो इतिहास है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने ह्यूमन राइट वॉयलेशन किए हैं, यानी ISIS, दाइश और अल-कायदा को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उनका इतिहास बहुत ख़तरनाक है और हम उसको जज करेंगे उनके एक्शन से, उनके वर्ड्स, मतलब जो वो कर रहे हैं सीरिया के अंदर, उससे हम जज करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है कि ये जो सरकार पलटी है इससे ईरान पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है। अब यूरोपीय यूनियन ने भी बड़ी खुशियां मनाई हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इसका वेलकम किया है कि बहुत बढ़िया हुआ है सीरिया में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ, क्या ये मुसलमानों की और इस्लाम की जीत हो सकती है कि जब दुश्मन इस्लाम कह रहा हो गया ये बहुत बढ़िया हो गया, ये बहुत, तो यानी ये उनके हक में हुआ है, तभी उनको मज़ा आया। यहाँ बहुत इजराइल खुश है, अमेरिका खुश है, पूरा यूरोप खुश है और कुछ लोगों को लगता है, मुसलमानों को, कि मुजाहिदीन की जीत हुई है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे 2 साल रुको, अरे 2 साल, अरे भाई 2 साल, तुम्हारा बाप तो ये 3 दिन के अंदर गोलान हाइट से भी आगे बढ़ गया है। इजराइल की फौज घुस चुकी है सीरिया में और सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। 2 साल रुके हैं, अबे 2 साल में पूरा सीरिया इजराइल के हाथ में चला जाएगा। पिछवाड़ा खुजाते रहना तुम बस। लोग कह रहे हैं और इजराइल कह रहा है और कहता आया है कि मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरनाक ईरान है। अबे ईरान तो खुद नहीं लड़ता किसी से। अब ईरान ने फिर से कहा है कि हम सीरिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं। जो नई रिजीम आई है उसके साथ भी हमें कोई मसला नहीं है, हमें बस फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। अब आप कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा ईरान दोगला है ईरान, ये देखो पहले बशर अल असद के साथ था अब इसके साथ। अरे तो आपने भारत को देख लो और भारतीयों को देख लो, हमारे मोदी जी को देख लो। जब डोनाल्ड ट्रंप शुरू में आया था तो मोदी जी ने कहा था आपके बाहर ट्रंप सरकार, ट्रंप को खूब सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ, जब बाइडेन जीते तो क्या कहा भारतीय मीडिया ने कि बाइडेन तो मोदी का बहुत पुराना गहरा मित्र है। यानी फुल सपोर्ट मोदी जी ने ट्रंप को भी किया, फुल सपोर्ट मोदी जी ने बाइडेन को किया। अब एक बार फिर से ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो भारत फिर से ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ
रिलेशन फ्रेंडली ही चाहता है, ताकि ट्रेड में, बिजनेस में, बातचीत में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये हर देश का कानून होता है। जब तक एक देश के लिए दूसरा देश सीधा खतरा ना हो, तब तक कोई देश किसी भी देश से अपने रिश्ते खराब नहीं करता है। ईरान भी यही कर रहा है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी पूरी तरह से इन रेबल्स का साथ देते हुए तख्ता पलट को सही ठहराया है और कहा है कि 14 साल बाद तानाशाही वहाँ ख़त्म हुई है। अब सीरिया के लोगों के पास पूरा अधिकार है और भविष्य उनको ठीक करने का और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का अधिकार है। यहाँ पर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। मैं अब लोगों से पूछना चाहूँगा कि अब वहाँ जैसे रेबल्स आ गए हैं, आपकी पसंदीदा सरकार आ गई है। पहला सवाल, क्या इजराइल सीरिया की सरजमीन पर जो कब्जा किया है छोड़ देगा? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका सीरिया की सरजमीन से निकल जाएगा? तीसरा सवाल, क्या तुर्की सीरिया को छोड़ देगा कि भैया हम निकल रहे हैं? चौथा और आखिरी सवाल, क्या सीरिया पर इजराइल और अमेरिका भविष्य में बमबारी बंद करेंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब खासकर वो मुल्ले नहीं दे पाएंगे, वो मुसलमान नहीं दे पाएंगे जो कह रहे हैं कि ये मुजाहिदीन हैं। ये सवाल याद रखिएगा। बहरहाल तुर्की हमला करने की तैयारी कर रहा है सीरिया पर। तुर्की का अपना मकसद है, कितनी बार बताऊं, तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को घेर रहा है सीरिया में और उनको कत्ल करने की, उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि सीरिया के लोगों को अपने मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार है। बताइए, वो बोल रहा है ये बात जहां लोकतंत्र है ही नहीं, जहां बादशाहत चल रही है। सऊदी अरब का हाल ये है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान के खानदान के लिए अगर आपने रेगिस्तान में ऊंट के पास भी खड़े होकर कुछ कह दिया तो भाई साहब आपको तब भी पकड़ लेगी ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट, और ऐसी जगह डालेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सच में कालकोठरी है या मेरी जिंदगी में अंधेरा, और कब गर्दन उड़ा दी जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि तो भाई अपने मुल्क पर भी ध्यान दो, करवाओ चुनाव, करवाओ बादशाहत खत्म। मेरे दोस्तों, अब जो रेबल्स हैं, जीते हैं जो लोग, अब वो झंडे को चेंज कर रहे हैं। पहले ये कलर था, ऊपर जो है सीरिया का झंडा लाल था, पट्टी ऊपर की लाल थी, अब उसको हरा कर दिया गया है और कहा जा रहा है जो एक्चुअल में ये झंडा सीरिया का बहुत पहले से था, अब इसको बदला जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि रशिया के अंदर सीरिया की एम्बेसी से झंडा हटा दिया गया है सीरिया का। साथ ही स्पेन में भी सीरिया के झंडे को हटा दिया गया है। फिलहाल के डिटेल रिपोर्ट में सीरिया अपडेट में इतना ही, और देर रात तक मैंने आपको अपडेट किया है, लगातार अपडेट कर रहा हूं। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा है, लेकिन आप इस बात के गवाह हैं कि खबरें भर भर कर रहें। ऐसा नहीं है कि 3 खबर ली और मैंने 10 मिनट का वीडियो बना दिया, रेल दिया ऐसे ही दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। नहीं, अगर हमारी वीडियो आप 26 मिनट की देख रहे हैं या 50 मिनट की भी देख रहे हैं तो उसके अंदर खबर भर भर कर है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 1 मिलियन तक यहाँ पहुँचा दिया। दूसरा चैनल जो हमारा मेन चैनल रज़ाग्राफी, वो 4.25 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है, और इस चैनल पर आपने इतनी मोहब्बत दी कि कुछ ही महीनों के अंदर आपने हमें 1 मिलियन के पार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।